मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राजनाथ सिंह। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार शपथ लेकर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 3 बार शपथ लेने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति भवन में हुए विशाल शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत 72 चेहरों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी शपथ की बिग पिक्चर क्या है, सबसे पहले आइए आपको वही दिखाते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर, जहां एक तरफ हम आपको जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिनकी पहली शपथ 1952 में थी, दूसरी 1957 में प्रधानमंत्री की 2014, फिर 2019 में दूसरी शपथ, और तीसरी शपथ जवाहरलाल नेहरू ने जब ली, वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। तो तीसरी शपथ उन्होंने 1962 में ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी शपथ अब साल 2024 में ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तीसरी शपथ, और इसके साथ ही उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मोदी 3.0 में 30 चेहरों ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। 36 चेहरों ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। 5 ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली है। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं क्या बड़ी बातें हैं इस मंत्रिमंडल की। 36 चेहरों ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। जो बिग पिक्चर है वो क्या है, इसके अलावा 5 ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली है। इस मंत्रिमंडल में मोदी 3.0 में 24 राज्यों का प्रतिनिधित्व है। 1-2 नहीं, देश के 24 राज्यों का प्रतिनिधित्व है। मोदी 3.0 में 27 ओबीसी हैं, 10 एसटी से आते हैं और 5 एसटी मंत्री हैं, यानी समाज के हर वर्ग का भी प्रतिनिधित्व है। मोदी 3.0 में अल्पसंख्यक समुदाय से भी 5 मंत्री हैं। 72 लोगों ने शपथ ली और उसमें देखिए किस तरह का प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यक समुदाय का भी है। 5 मंत्री हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के मोदी 3.0 के इस मंत्रिमंडल में। तो बिग पिक्चर क्या है, वो बड़ी तस्वीर क्या है, वो बड़ी बातें क्या हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। अब आपको वो 3 तस्वीरें दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए 26 मई 2014 की है। वो तारीख जब 3 दशक के बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। दूसरी तस्वीर 30 मई 2019 की है। यह लगातार दूसरी बार था जब प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहास रचते हुए अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़कर सरकार बनाई थी। और तीसरी तस्वीर आज की है, 9 जून 2024। आज प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। और देखिए ये वो तमाम मंत्री जिन्होंने शपथ ली और इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं वो तमाम नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, एच डी कुमारस्वामी, पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल, ये तमाम नेता जिन्होंने शपथ ली है। धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, लल्लन सिंह, वीरेंद्र कुमार खटीक, राम मोहन नायडू, प्रहलाद जोशी, जुएल ओरांव, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्णा देवी,
हमारे साथ इस वक्त पीयूष जुड़ गए हैं। इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता अमोद हमारे साथ मौजूद हैं। अमोद, हमने देखा इस पूरे शपथ ग्रहण को और उसके हर पहलू पर चर्चा भी करने की कोशिश की, लेकिन मोदी 3.0 जो ये मंत्रिमंडल है, इसकी जो बिग पिक्चर है वो साफ तौर पर दिखाई देती है कि हर तरह का प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है। अनुभव लेकिन जिस तरह का दिखाई दे रहा है मोदी 3.0 में, इससे पहले इस तरह का अनुभव और इस तरह की जो लीडरशिप थी वो नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि देखिए कितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ पर शामिल हैं। तमाम वो ऐसे लोग जो चुनकर आए हैं, जिनको जगह मिल रही है, वो कई बार के सांसद हैं, तमाम और अहम पदों पर रह चुके हैं जिनको जगह मिली है। अमोद, आपको आवाज मिल रही है? अमोद के पास जाएंगे। पीयूष, मेरा सवाल आपसे यही कि ये जो मंत्रिमंडल है उसमें किस तरह का प्रतिनिधित्व हर समाज के वर्ग का देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए संतुलन कायम करने की कोशिश इसमें की गई है और पूरी तरह से संतुलन कायम किया गया है, चाहे क्षेत्रवार हो, चाहे जातिवार हो, और या फिर आप दलों के आधार पर देख लीजिए, जो घटक दल हैं उनका भी कितना ख्याल रखा गया है। एक दल मतलब आप देखिए हर एक दल को इसमें शामिल किया गया है और उन्हें मंत्रिपरिषद में मौका दिया गया है। ख़ास बात यह है कि ये संतुलन अब इस बार इस वजह से ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि सीटें जो हैं वो उस लिहाज से भाजपा को नहीं मिल पाई थी और एनडीए की सरकार बनी है। तो ऐसी स्थिति में जो संतुलन कायम करने का प्रयास किया गया है उसमें वो उसकी बिग पिक्चर आप दिख रहा है। जी, वो बिग पिक्चर दिख रही है पीयूष, लेकिन साथ ही ये भी दिख रहा है कि बीजेपी ने अगर ये कहा था कि वो कोर इश्यूज पर या जो कोर मंत्रालय हैं उस पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे, जिस तरह से काम करने का तरीका रहा है उसी तरह से वो आगे बढ़ेंगे, तो वो भी हमें कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। अमोद, लेकिन एक बड़ा सवाल, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, अगर हम पंजाब की बात करें और वहाँ से जो प्रतिनिधित्व, या महाराष्ट्र में भी कुछ चेहरे जिनको शामिल किया गया है, तेलंगाना से जिन चेहरों को शामिल किया गया, दरअसल हम ये भी देख रहे हैं इसके अंदर एक बड़ा मैसेज ये कि एक तरफ जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं, जो अलग अलग श्रेणियां हैं, जिन्होंने साथ दिया उनका प्रतिनिधित्व भी, जिन्हें साधने की कोशिश है उनका प्रतिनिधित्व भी, और जहां पर बीजेपी अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती है उनको भी शामिल किया गया, उन नेताओं को शामिल किया गया या उस लीडरशिप को शामिल किया गया। देखिए सुमेरा, इस पूरे शपथ ग्रहण में मंत्रिमंडल पे अगर आप नज़र डालेंगे तो 2-3 टेक है जो समझना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी ने इस बार जितने भी नेताओं को बनाया है, मंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री मोदी ने जितने नेताओं को मंत्री बनाया है, उसमें आप अगर सरसरी निगाह पर नज़र डालें तो कुल मिलाकर 35 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट के हैं। 30 कैबिनेट मंत्री हैं और 5 स्वतंत्र प्रभार हैं। उसमें से महज 4 राज्यसभा से आते हैं। जो एक आरोप लगता था कि राज्यसभा से बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो रहा है, लोकसभा से या जनता से जुड़ा हुए लोग कम आ रहे हैं, उसको दरकिनार किया गया है। और अगर आप बात करें तो निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, उसके अलावा आप बात करें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हरदीप पुरी, इसके अलावा सारे लोग जीत कर आए हैं, ग्राउंड से आए हैं। वो चाहे कैबिनेट में जो शामिल हैं वो भी, या राज्य मंत्री के तौर पे स्वतंत्र प्रभार के रूप में हैं वो भी, और यहाँ तक कि जो राज्य मंत्री बने हैं, जो बिल्कुल राज्य मंत्री बने हैं, नए लोगों को मौका दिया गया है, यंग लोगों को मौका दिया गया है। जो आपने पूछा कि बंगाल में सुकांतो मजुमदार 2 बार के सांसद जरूर हैं, आपने चाहे देखा होगा गोरखपुर से कमलेश पासवान को बनाया है। यंग, मतलब कुल मिलाकर यह है कि यंग लोगों को प्रमोट किया गया है। जो एक पीढ़ी है जहां बढ़ना चाहती है बीजेपी, एक नई लीडरशिप को तैयार करना चाहती है, उनको मौका दिया जा रहा है। अमोद, माफ कीजिएगा आपको रोक रहे हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी का, पीयूष आपका भी और अमोद आपका भी। राष्ट्रपति भवन में आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इतिहास रच दिया। ऐसा करके उन्होंने न केवल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की, बल्कि तीसरी बार शपथ लेने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम भी बन गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नरेंद्र मोदी गांधी परिवार से बाहर के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के पास था। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से लेकर 1964 तक कुल लगातार 4 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पीएम मोदी ने 2014, 2019 और 2024 यानी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। वैसे तो इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी भी 3-3 बार प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं था। यही वजह है कि इस मामले में नरेंद्र मोदी इन दोनों ही प्रधानमंत्रियों से आगे निकल गए। यही नहीं, नरेंद्र मोदी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस से बाहर के पहले पीएम थे जो 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये रिकॉर्ड लगातार पीएम बने रहने वाला नहीं था। वो 1996 में पहली बार पीएम बने, फिर इसके बाद एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल पीएम बने। इसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, फिर 1999 में तीसरी बार पीएम बने। नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले पीएम हुए जिन्होंने लगातार 3 आम चुनाव जीते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1952, 1957 और 1962 में चुनाव जीता था, बहुमत हासिल किया था। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी 2014, 2019 के बाद 2024 में लगातार तीसरी बार चुनाव जीती है। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भी 1967, 1971 और 1980 में 3 चुनाव जीते थे, लेकिन वो खुद चुनाव लगातार नहीं जीत पाई थी और 1977 में पूरी तरह हारी थी। अब नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले पीएम हैं जो अपनी अगुवाई में कभी चुनाव नहीं हारे। नेहरू ने 1952 से लेकर 1962 तक 3 लोकसभा चुनाव का सामना किया, एक भी चुनाव नहीं हारे। अब पीएम मोदी ने तीसरी बार सरकार बनाकर इस मामले में नेहरू की बराबरी कर ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बेशक तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली हो, लेकिन क्या आप जानते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखा था। वो कभी मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहते थे। फिर आखिर कैसे आरएसएस के प्रचारक से उन्होंने प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 11 अगस्त 1979 मोरबी का मंजर खौफनाक था। बिजली की तारों पर जानवरों और इंसानों की लाशें लटकी हुई थी। शहर में पानी 30 फीट से भी ऊपर पहुंच गया था। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू में लगे लोग भी लाशों को छूने से घबरा रहे थे। और तब हुई 29 साल के नरेंद्र मोदी की एंट्री। नरेंद्र मोदी उस वक्त आरएसएस के प्रचार के सिलसिले में केरल में थे, लेकिन जैसे ही मोरबी में आई आपदा की खबर मिली, वो सब कुछ छोड़कर मोरबी पहुंच गए। राहत बचाव के काम से सीधे तौर पर जुड़ने का ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला अनुभव था। पीएम मोदी यहां करीब 6 हफ्ते तक रहे थे और पूरे सिस्टम ने उनके काम को सैल्यूट किया था। उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था, 29 साल के नरेंद्र मोदी ने बाढ़ पीड़ित सहायता समिति का गठन किया। इस कमेटी ने 14 लाख रुपए जमा किए। इससे दवाइयां, खाना, कपड़े और लोगों का आशियाना बनाने में मदद की गई। आरएसएस की महाराष्ट्र विंग ने भी नरेंद्र मोदी को मदद के लिए 5 लाख रुपए अलग से दिए। और यहीं से आरएसएस ने पीएम नरेंद्र मोदी के काम को बेहद करीब से देखा। मोरबी में आई भयानक बाढ़ के कुछ साल बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। 1980 के दशक में मोदी गुजरात की बीजेपी इकाई में शामिल हुए। 1988 में बीजेपी की गुजरात इकाई का महासचिव बनाया गया। आडवाणी की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा में अहम भूमिका अदा की। 1995 में पीएम मोदी को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया।
1998 से लेकर 2001 तक संगठन में महासचिव की जिम्मेदारी निभाई। 2001 में केशुभाई पटेल को हटाने के बाद गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। नरेंद्र दामोदरदास मोदी ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ईश्वरना नामे सौगंध लऊं छू। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पीएम मोदी ने कई ऐसे काम किए जिसकी चर्चा दुनिया भर में हुई। सीएम रहने के दौरान उनके विकास मॉडल को देश भर में सराहा गया। संगठन में मजबूत पकड़ और उनकी लीडरशिप को देखकर पार्टी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बनाया था, लेकिन सीएम के तौर पर भी वो एक कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे। गुजरात में आए भूकंप के दौरान उन्होंने बाइक पर बैठकर आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और फिर वो वक्त भी आया जब बीजेपी ने उनका नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर आगे किया। नरेंद्र दामोदरदास मोदी ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ईश्वरना नामे सौगंध लऊं छू। आज से 23 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर कांटों भरा ताज सजा था, क्योंकि गुजरात उस वक्त सदी की सबसे बड़ी भूकंप की त्रासदी झेल रहा था। लेकिन वो भूकंप पीड़ितों के लिए जी जान से जुट गए। फिर चाहे भूकंप पीड़ितों के सामने दिवाली मनाना हो, मंदिर में बैठकर रामधुन भजन करना हो, या फिर किसी दलित के घर में बैठकर भोजन करना हो। वो 8 घंटे तक मेरे घर पर बैठे और पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े एनजीओस और देश की सेवाभावी संस्थाओं को इस कार्य में जोड़ने में नरेंद्र भाई ने उसी वक्त, वो और कोई वहीवटी पद पर नहीं थे, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे पूरे रिहेबिलिटेशन का अगर जो टू द प्लानिंग किया हो ना, तो नरेंद्र भाई मोदी ने कच्छ के लोगों के लिए किया। अगले कुछ साल में पीएम मोदी ने गुजरात के लिए ऐसे काम किए जो इतिहास में दर्ज हो गए। इसमें सबसे अहम काम है साल 2003 में वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत। वाइब्रेंट गुजरात को सफल बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने हर तबके के लोगों से मुलाकात की। गुजरात में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सब कुछ किया। रतन टाटा जैसे बिजनेसमैन को बुलाया, दूसरे उद्योगपतियों से मुलाकात की, कई एनजीओ को शामिल किया। गुजरात के सीएम के तौर पर उन्होंने कई बड़ी योजनाएं लॉन्च की। साथ ही गुजरात के लिए किए गए उनके कामों ने इतिहास रच दिया। साल 2000 में बिजली बोर्ड 2246 करोड़ के घाटे में था। साल 2010 में बिजली बोर्ड को 533 करोड़ का मुनाफा हुआ। 2004-2005 के बीच गरीबी दर 31.6% थी। 2009-2010 के बीच गरीबी दर घटकर 23% रह गई। 2006 से 2011 के बीच कुपोषण दर में 32% की कमी आई। अहमदाबाद और सूरत में रिवर फ्रंट बनाए गए। सीएम बनते ही राज्य में 1,10,000 टीचर्स की भर्ती हुई। अपने काम की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश में पॉपुलर हो गए। 2012 में भी गुजरात विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। और यही वजह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मान लिया कि बीजेपी में अगर कोई सबसे पॉपुलर है तो वो नरेंद्र मोदी है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सामान्यतः राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे अंत में विचार व्यक्त करता है, लेकिन मैंने फैसला किया, इंसाफ का तकाजा है कि जो लोकतंत्र में लोकप्रिय है उसे ही अंतिम वक्ता होना चाहिए। इसलिए नरेंद्र भाई को मैंने कहा कि आप बैठिए, पहले मैं बोलूं। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया। पीएम मोदी की लोकप्रियता के दम पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और जीत का यह सिलसिला अब भी जारी है। मोदी 3.0 में किन चेहरों ने डेब्यू किया है, आइए अब आपको वो बताते हैं। वो चेहरे जो पहली बार शामिल किए जा रहे हैं मोदी मंत्रिमंडल में: शिवराज सिंह चौहान, चिराग पासवान, इसके अलावा रामनाथ ठाकुर जेडीयू कोटे से, जीतन राम मांझी हम से, के राम मोहन नायडू टीडीपी से, मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से, एचडी कुमारस्वामी जेडीएस के कोटे से, जयंत चौधरी आरएलडी से।
इसके अलावा जो तीसरी शपथ थी उसके दौरान ये कुछ खास चेहरे भी देखने को मिले, जिसमें आसपास के भारत के जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनको निमंत्रण दिया गया। पुष्पकमल प्रचंड पहुंचे नेपाल से। इसके अलावा शेरिंग तोब्गे, प्रवीण कुमार जगन्नाथ, प्रधानमंत्री बांग्लादेश की वहां पहुंची, और इसके अलावा शेख हसीना के साथ साथ अहमद अफीक, मोहम्मद मोइजू और श्रीलंका के राष्ट्रपति भी पहुंचे, रानिल विक्रमसिंघे। मोदी की तीसरी बारी में बिहार की भी बड़ी भूमिका है। इसका असर कैबिनेट में भी साफ तौर पर देखने को मिला। मोदी कार्यकाल में इस बार बिहार से सहयोगी दलों समेत कुल 8 मंत्री बनाए गए हैं, जो पिछली 2 सरकारों में से ज्यादा है। बिहार में बीजेपी से 4, जेडीयू के कोटे से 2 सांसद मंत्री बने हैं, जबकि एलजेपी, रामविलास और हम से भी एक नेता ने मंत्री पद की शपथ ली है। बिहार से मंत्रियों के चुनाव में बीजेपी ने हर वर्ग को तरजीह दी है। कई समीकरण साधे हैं, 2 को छोड़कर सारे नए चेहरे हैं जो मोदी 3.0 में मंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण भले ही शाम को हुआ, लेकिन सांसदों के फोन की घंटी सुबह से ही बजने लगी थी। चिराग पासवान ईश्वर की शपथ। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मोदी 3.0 में ये बिहार की तस्वीर है, जिसमें सहयोगी दल जेडीयू का सबसे ज्यादा वजन है। 12 सांसदों वाली इस पार्टी से लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर को मंत्री पद मिला। दोनों को पहली बार कैबिनेट में जगह मिली। मुंगेर के सांसद लल्लन सिंह भूमिहार जाति से हैं। लल्लन सिंह नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। हालांकि महागठबंधन छोड़कर एनडीए में नीतीश की वापसी के दौरान उनको लेकर काफी सवाल खड़े हुए थे। लल्लन सिंह पर लालू यादव खेमे से करीबी के आरोप तक लग चुके हैं। उस वक्त विवादों के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था। लल्लन सिंह के अलावा जेडीयू से दूसरा नाम रामनाथ ठाकुर का है। अति पिछड़ा वर्ग के रामनाथ ठाकुर जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं। रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। कर्पूरी ठाकुर को इसी साल केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। उनके बेटे रामनाथ ठाकुर नीतीश कुमार के करीबी हैं, जिनकी राजनीति में एंट्री लालू यादव ने कराई। उन्हें विधायक से लेकर मंत्री तक बनाया। हालांकि बाद में वो नीतीश कुमार के साथ हो गए। मोदी कैबिनेट में बिहार से सबसे युवा चेहरा चिराग पासवान है। 100% की स्ट्राइक रेट के साथ अपनी पार्टी एलजेपी रामविलास गुट को जीत दिलाने वाले चिराग पहली बार केंद्र में मंत्री बने। वो अपने पिता रामविलास पासवान की सीट हाजीपुर से जीते हैं। चिराग पासवान दलित कैटेगरी से आते हैं। गठबंधन के तहत बिहार में उनको 5 सीटें मिली थी और चुनाव में उनके 5 उम्मीदवार जीत गए। पिछले 10 सालों से ये देश विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर हम जैसे युवा सांसदों को उनके अनुभव से सीखने की बहुत जरूरत है। मोदी 3.0 में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को भी हिस्सा बनाया गया। महादलित कोटे से आने वाले जीतन राम मांझी गया सीट से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत कर आए। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके मांझी को 40 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। सहयोगी दलों के अलावा बात अगर बीजेपी की करें तो पार्टी ने अपने कोटे से 4 सांसदों को कैबिनेट में जगह दी है। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, जिनको मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी मंत्री पद मिला। नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाए हैं और इतिहास रचा है। गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार आई है, उसके प्रधानमंत्री हैं और विकसित राष्ट्र बनाना संकल्प है। उस संकल्प को पूरा करना। ईश्वर की शपथ लेता हूं। गिरिराज सिंह के अलावा दूसरा नाम नित्यानंद राय का है, जिनको इस बार मंत्रिमंडल में रिपीट किया गया। उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। पिछली सरकार में वो गृह राज्य मंत्री थे।
इनके अलावा बीजेपी से 2 और मंत्री बनाए गए, जिनके नाम सतीश दुबे और राजभूषण निषाद हैं। ब्राह्मण जाति से आने वाले सतीश दुबे राज्यसभा सांसद हैं, जबकि मुजफ्फरपुर से जीतकर आए राजभूषण निषाद अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। पहले भी काम किया गया है, उस काम को धरातल पे उतारना है, पूर्व की योजनाओं को, और पब्लिक के हित में आम जनमानस हित में क्या बेहतर हो सकता है, उस पर काम करने की आवश्यकता है, और काम हुआ भी है। अगर मोदी कैबिनेट में बिहार की टीम को देखें तो मंत्रियों के चुनाव में जाति और सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा गया है। बिहार से 3 स्वर्ण, 1 ओबीसी, 2 अति पिछड़ा और 2 दलित समुदाय के मंत्री बनाए गए हैं। यानी स्वर्णों और ओबीसी के साथ अति पिछड़ा और दलितों को साधने की कोशिश की गई है। ये वो वोट बैंक है जो बिहार में किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। बिहार के साथ तीसरी बार बनी एनडीए सरकार में चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी टीडीपी की बहुत बड़ी भूमिका है। 16 सीटें जीतने वाली टीडीपी से मोदी कैबिनेट में 2 चेहरों को जगह मिली है। इसमें राम मोहन नायडू और डॉक्टर पी चंद्रशेखर शामिल हैं। इनके अलावा आंध्र की नरसापुरम सीट से जीतने वाले बीजेपी सांसद बी राजू श्रीनिवास वर्मा को भी मोदी 3.0 में मंत्री बनने का मौका मिला है। I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. I, Dr. Pemasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. किंजरापुर राम मोहन नायडू मोदी 3.0 कैबिनेट का सबसे युवा चेहरा है। 36 साल के राम मोहन नायडू आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम संसदीय सीट से लगातार तीसरी बार जीतकर संसद पहुंचे। टीडीपी कोटे से राम मोहन नायडू ने सबसे पहले मंत्री के तौर पर शपथ ली। I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. एमबीए की पढ़ाई करने वाले राम मोहन नायडू टीडीपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे। 17वीं लोकसभा में वो निचले सदन में टीडीपी के फ्लोर लीडर भी रहे। राम मोहन नायडू की राजनीतिक विरासत की बात करें तो राम मोहन नायडू के पिता येरेन नायडू टीडीपी के सीनियर नेता थे। सीनियर नायडू सांसद और विधायक भी रहे। 1996 से 1998 तक बनी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। अब आपको बताते हैं कि टीडीपी ने राम मोहन नायडू को दिल्ली भेजने का फैसला क्यों किया। युवा सांसद के तौर पर राम मोहन नायडू की छवि काफी अच्छी है। 2020 में उन्हें सदन रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। राम मोहन नायडू चंद्रबाबू नायडू के करीबी और विश्वास पात्र माने जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के बाद राम मोहन नायडू ने चंद्रबाबू के बेटे नारा लोकेश के साथ मिलकर पार्टी को संभाला। अब कैबिनेट मंत्री के तौर पर राम मोहन नायडू को उस परिश्रम का फल मिला है। आने के बाद हमें लगा वही बहुत बड़ा ये मौका है यहाँ पे लोगों के लिए सर्व करने के लिए, पर आज उससे प्रमोशन मिला है मंत्री पद में बैठने का। तो मैं तहे दिल से भारत की जनता को, हमारे श्रीकाकुलम की जनता जिन्होंने जिताई, हमारे तेलुगु लोगों को, हमारे नेता चंद्रबाबू जी को, नरेंद्र मोदी जी को, जनसेना के नेता पवन कल्याण, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। टीडीपी कोटे से डॉक्टर पी चंद्रशेखर को भी मंत्री बनाया गया है। 48 साल के पी चंद्रशेखर लोकसभा चुनाव में सबसे अमीर लोकसभा उम्मीदवारों में से एक है। चंद्रशेखर का परिवार 5,785 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है। पी चंद्रशेखर आंध्र प्रदेश के गुंटूर लोकसभा सीट से चुनकर संसद पहुंचे हैं। पी चंद्रशेखर का परिवार लंबे समय से टीडीपी का समर्थक रहा है। आंध्र प्रदेश से इस बार 3 मंत्री बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश की नरसापुरम से जीतने वाले बीजेपी सांसद बी श्रीनिवास वर्मा को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। भूपति श्रीनिवास वर्मा ने वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार गुडूरी उमा बाला को 2,76,802 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। बी श्रीनिवास वर्मा बिजनेसमैन है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश से संसद में प्रतिनिधित्व के लिए सांसद बी श्रीनिवास को जिम्मेदारी सौंपी है।
इस बार लोकसभा चुनाव में अगर किसी राज्य में बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका लगा है तो वो है उत्तर प्रदेश। यूपी में इस साल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 33 सीटें मिली, लेकिन इसके बाद भी कैबिनेट में यूपी के मंत्रियों की हिस्सेदारी कम नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर उत्तर प्रदेश से किन किन मंत्रियों ने शपथ ली है। मैं राजनाथ सिंह डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मंत्री पद की शपथ लेने वालों में सबसे पहला नाम लखनऊ से सांसद चुने गए राजनाथ सिंह का है। 73 वर्ष के राजनाथ सिंह को राजनीति का लंबा अनुभव है। 2014 में वो गृह मंत्री और 2019 में रक्षा मंत्री रहे। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 2005 से 2009 और 2013 से 2014 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। केंद्र की वाजपेयी सरकार में राजनाथ सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया था। राजनाथ सिंह को संघ और बीजेपी के बीच सबसे बड़ा ब्रिज माना जाता है। उत्तर प्रदेश से मंत्री पद की शपथ लेने वालों में दूसरा नाम आरएलडी के नेता जयंत चौधरी का है। चुनाव से ठीक पहले जयंत एनडीए में शामिल हुए थे। 45 वर्ष के जयंत पश्चिम में जाट और किसान बाहुल्य इलाके से हैं। 2009 में पहली बार मथुरा से सांसद बने। पश्चिमी यूपी में मजबूत जाट किसान नेता की छवि। इस बार भाजपा के जाट फेस और कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान चुनाव हार गए। जयंत चौधरी भी जाट हैं। ऐसे में बीजेपी ने इस समुदाय को साधने का मौका नहीं छोड़ा। मैं अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में मोदी 3.0 कैबिनेट में अपना दल सोनेवाल पार्टी की ओबीसी नेता अनुप्रिया पटेल का भी नाम है। अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर सीट से जीत की हैट्रिक लगाई। तीसरी बार मोदी सरकार में मंत्री बनी। अनुप्रिया की पार्टी अपना दल एस बीजेपी की पुरानी सहयोगी। मैं जितिन प्रसाद यूपी से मंत्री पद की शपथ लेने वालों में अगला नाम जितिन प्रसाद का है। संविधान के प्रति 10 साल बाद जितिन प्रसाद की केंद्रीय कैबिनेट में एंट्री हुई। 31 वर्ष की उम्र में पहली बार वो सांसद चुने गए। मनमोहन सरकार में सबसे युवा मंत्रियों में से एक। इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन पर भरोसा जताया था।